नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षाओं में एक 5 अंक का प्रश्न आउट रहता था। हम लोगों के समय में सबको पता रहता था कि एक प्रश्न आएगा कि भारत का मानचित्र बनाएं और इनमें निम्नलिखित को दर्शाएं, और कुछ 2-3 जगह रहती थी जिन्हें दर्शाना होता था। तो उस समय के बिहार बोर्ड से 10वीं पास करने वाले लगभग हर एक विद्यार्थी को भारत का मानचित्र बनाना अच्छे से आता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो जगह मुझे ना भी याद रहा, मानचित्र मैंने अच्छा बना दिया तो 2 से 3 नंबर तो मुझे मिल ही जाएंगे 50 नंबर के प्रश्न पत्र में। तो भारत का मानचित्र जब हम लोग बनाते थे तो जैसे आप कुछ लिखते हैं तो वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही भारत का मानचित्र बनाने के बाद हम लोग नीचे में दक्षिण में एक छोटा सा नारियल बनाते थे। सच बताऊं, शुरू में मुझे पता भी नहीं था कि ये नारियल हम क्यों बनाते हैं। वो बस इसी तरह था कि हमने जब भी कभी मानचित्र में भारत का मानचित्र देखा है तो हमारे अवचेतन में है कि भारत के मानचित्र के साथ दक्षिण में एक छोटा सा नारियल के आकार का कुछ बना हुआ है। वो फुल स्टॉप की तरह ही हम उसको मानते थे। दोस्तों, वह एक छोटा सा हिंद महासागर में एक छोटा सा टापू है, वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारा नाता कितना पुराना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय में वहाँ एक राजा हुए रावण, और उनके छोटे भाई थे कुंभकर्ण, जो मुझे बहुत पसंद है। सच बताइए कि एक बीच वाले देश में एक सी फेसिंग आपका बढ़िया सा घर हो और उसमें आप 6 महीने लगातार सोएं, क्या ही कमाल की बात है। तो आज हम लोग बात करेंगे श्रीलंका में। श्रीलंका आजकल चर्चा में है। चर्चा में श्रीलंका क्यों है? क्योंकि किसी जमाने में सोने की लंका आज इतनी गरीबी में है कि IMF ने कहा है कि उसको दिवालिया घोषित करने की जरूरत पड़ सकती है। जब आप ये खबर सुनेंगे तो आपको लगेगा इसमें नया क्या है। जहां जहां चाइना के कदम पड़े वह देश दिवालिया ही तो हुआ है। लेकिन सच में वास्तव में ये एक बहुत बड़ा कारण है श्रीलंका के दिवालिया होने में। लेकिन इसके साथ तत्कालीन कुछ और कारण भी हैं जिसके कारण श्रीलंका की ऐसी आर्थिक स्थिति हो गई है। हम उसके 2-3 कारणों की चर्चा करेंगे और सबसे आखिर में चर्चा इस बात की करेंगे कि श्रीलंका की इस आर्थिक परिस्थिति में भारत का क्या रोल है, भारत उसको उबरने में किस तरह से मदद कर रहा है, और एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते की चर्चा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे जो भारत को एक महत्वपूर्ण एज दे रहा है अपने क्षेत्रीय राजनीति के संदर्भ में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक स्थिति ऐसी क्यों हो गई है। तो दोस्तों, श्रीलंका की GDP में लगभग 10% का योगदान श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर का है। लेकिन 2 साल से कोविड आने के बाद से श्रीलंका में टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां लोग नहीं आ रहे हैं और उसकी GDP में जो बहुत बड़ा योगदान है टूरिज्म का, उस सेक्टर के गड़बड़ाने से वो आर्थिक गतिविधियां सब इधर की उधर हो गई हैं। और जिस तरह की आजकल इकोनॉमी जैसी है कि एक चीजों से दूसरी चीज लिंक होती है, उस वजह से श्रीलंका की स्थिति में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जिस देशों के लोग आते हैं उसमें UK है, हिंदुस्तान है और तीसरा रूस है। हिंदुस्तान में भी कोविड की बड़ी मार पड़ी। यहाँ का मिडिल क्लास जो ज़्यादातर घूमने के लिए निकलता है अपने पड़ोसी देशों में, उसकी स्थिति बहुत इसलिए अच्छी नहीं है कि वो बाहर जाए। दूसरी तरह भारत में जिस तरह से टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो आजकल लोग अपने देश को ही एक्सप्लोर करने में ज़्यादा समय देते हैं। भारत सरकार भी उसको प्रोत्साहित कर रही है कि आप अपने देश में घूमें और अपने देश की दर्शनीय स्थानों को जानें समझें। तो भारत से लोग थोड़े कम जा रहे हैं। UK कोविड से तबाह हुआ, बहुत ही बर्बादी हुई वहां पे, और वहां के लोग भी इस समय घूमने के लिए निकल नहीं रहे हैं। रूस की स्थिति को जाने तो रूस तो कोविड से बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ, जैसा कि हम लोग न्यूज में देखते रहे। ठीक ठाक कोविड वहां भी फैली, बट वो अभी एक दूसरी ही त्रासदी से गुजर रहा है। रूस में युद्ध चल रहा है और जिसकी वजह से रूस में भी आर्थिक गतिविधियों की हालत खराब है। तो श्रीलंका में एक बहुत बड़ा जो उसके इस आर्थिक स्थिति के पीछे कारण है, उसमें एक है कि टूरिज्म सेक्टर पे जबरदस्त असर पड़ा है कोरोना का। दूसरा अगर महत्वपूर्ण देखें तो एक निर्णय लिया गया श्रीलंका में, जिसे आप कहेंगे कि ये नया क्या है, इसकी तरफ तो सब लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां इसको एक झटके में डिसीजन लिया गया कि हम लोग 0 केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे और पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करेंगे।
ये वास्तव में अच्छा निर्णय है। भारत सरकार के साथ साथ दुनिया भर की सरकारें इस तरह का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अब लोगों ने इस सत्य को जान लिया कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपकी भूमि की जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। इसलिए सब चाह रहे हैं कि हम जैविक खेती करें, लेकिन श्रीलंका ने झटके में डिसीजन लिया और बैन कर दिए सारे केमिकल फर्टिलाइजर। स्लोली उसकी तरफ मूव करने के बदले ये कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला था कि अचानक इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर सारे बैन कर दिए और कहा कि हम एकदम से 100% जैविक खेती करेंगे। इससे हुआ क्या, वहां जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितना उत्पादन होता था साल में, लगभग रिसोर्सेज की माने तो वो आधी के आसपास रह गई। समझिए कि अचानक से 50% का रिडक्शन अगर आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हो जाएगा तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा। और एग्रीकल्चर वहां की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला सेक्टर है। दूसरे नंबर पे आपके आता है टूरिज्म। तो और चूंकि वैसे भी जब उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नॉर्मल था तब भी वो खाद्यान्न, दाल, चीनी ये सब बाहर के देशों से मंगाते थे। तो एक बड़ा रीजन ये भी है कि उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम होने से उनका आयात और बढ़ गया। आयात उनका बढ़ गया, जो फॉरेन करेंसी उनके पास आती थी टूरिज्म से वो उनका घट गया। तो इस तरह की स्थिति आनी थी। और चूंकि उनका जीडीपी का साइज भी छोटा है तो उसके अंदर बहुत सारे मतलब कुशंस नहीं थे जो उसको संभाल पाए। वहां का राजनीतिक नेतृत्व जो है वो भी उतना मैच्योर नहीं था कि इसको संभाल पाए। ऊपर से कोड़ में खाज वहां चाइना प्रेजेंट है, और जिस जगह पे चाइना प्रेजेंट है वो ऐसा प्रेत है कि वो जिस जगह पे है उस जगह को अंदर से अंदर खोखला कर देता है। और छोटी सी भी अगर कुछ शॉक लगता है उस देश को तो वो देश उसको झेल नहीं पाता। रशिया यूक्रेन के युद्ध से वैसे ही कमोडिटी की प्राइसेस अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो आसमान छू रहे हैं। और ये सबसे बड़े आयातक थे वहां से दालों के, गेहूं के, उसके बाद चीनी के, ये यूक्रेन से बहुत ज्यादा आयात करते थे। यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब है। यूक्रेन की स्थिति कैसी है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाई है रशिया और यूक्रेन के युद्ध पे, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बारे में डिटेल से मैंने 4-5 वीडियो बनाई है कि किस तरह से विभिन्न देश जो हैं अभी दुनिया के वो रशिया और यूक्रेन से प्रभावित हो रहे हैं। उसी कड़ी में ये भी एक है कि श्रीलंका पे कितना जबरदस्त असर पड़ा है रशिया यूक्रेन के युद्ध का, क्योंकि कमोडिटी आयात करने के लिए इनको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। और इनके पास जो फॉरेन करेंसी आती थी, इनके पास जो एक सोर्स था वो टूरिज्म इनका बेकार हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी स्थिति ये हो गई है कि श्रीलंका के पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास वो दवाओं का भी बड़ा आयात करता है, उसके पास दवाएं खरीदने के पैसे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की कटौती हो गई है, आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और रोजमर्रा की जरूरी चीजें मतलब राशन, पेट्रोल पंप, इन सब जगहों पे सेना को तैनात किया गया है, क्योंकि हिंसा बहुत बढ़ गई है। लाइन में लगने से बुजुर्गों की मृत्यु हो रही है। वहां छोटी छोटी बातों के लिए दुकानों पर राशन लेने के चक्कर में चाकूबाजी हो रही है, हिंसा हो रही है, वहां लोग मर रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए वहां आर्थिक आपातकाल की घोषणा हुई है और वहां इन सब चीजों को सेना ही देख रही है। चूंकि भारत के बहुत नजदीक में है श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के रिश्ते कैसे रहे हैं ये तो मैं क्या ही बताऊं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय से लेके और आज तक बड़ा एक लंबा रिश्ता रहा है। श्रीलंका में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो तमिल है, जो कि हमारे यहाँ एक पूरे के पूरे राज्य की एक बहुत बहुसंख्यक एक जनसंख्या है। उनका भावनात्मक कहीं ना कहीं उन लोगों से लगाव है, और उस वजह से भारत और श्रीलंका की विदेश नीति जो रही है लगातार शुरू से ही, और पिछले 7-8 सालों को छोड़ के उससे पहले का जो 10 साल का कालखंड है, मैं उस पर सोच रहा हूं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरह से तमिलनाडु की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका असर भारत और श्रीलंका की जो विदेश नीति रही है, जो उनके रिश्ते रहे हैं उस पर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका का पुराना रिश्ता है। तो भारत ने इस समय में, और कहीं भी मानवीय त्रासदी होती है तो भारत का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सिंस इंडिपेंडेंस कि हम वहां जाते हैं, वहां उनकी मदद करते हैं। ये तो हमारा पड़ोसी है, भले ही आजकल चाइना के ज्यादा संपर्क में रहा कुछ समय से, और उसकी वजह से इसके भारत और श्रीलंका के रिश्ते में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया है। तो इस महीने सिर्फ मैं बता रहा हूं, इस साल के शुरुआत से जनवरी से लेकर मार्च तक भारत ने $2.4 बिलियन की सहायता दी है श्रीलंका को, जिसमें से कुछ आसान किस्तों में देने वाला बहुत कम ब्याजों पे जो है ऋण है, कुछ उनका डेट स्वैप है, और कुछ मानवीय सहायता के रूप में दी गई है।
परसों दोस्तों बिम्स्टेक की एक बैठक थी। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के 7 देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय बांग्लादेश में है, ढाका में। उसकी बैठक थी श्रीलंका में। मैं देख रहा था कि वहाँ के एक हॉस्पिटल, वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट किया कि एक हॉस्पिटल का नाम लेके कि इस हॉस्पिटल में जो सर्जरी जो मतलब शेड्यूल की हुई थी वो सर्जरी हो नहीं पा रही है क्योंकि आवश्यक जो दवाएं हैं वो नहीं है। तो एस जयशंकर वहीं थे, हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया, इसको रिट्वीट किया कि भारत के जो उच्चायुक्त वहां पे हैं वो संपर्क करें और देखें कि क्या किया जा सकता है। भारत के उच्चायुक्त ने तुरंत वहां के जो हॉस्पिटल के डीन थे, जो व्यवस्थापक थे, उनसे संपर्क किया और फिर उसके बाद वहां पे जरूरी दवाएं पहुंचाई गई ताकि जो वहां जो सर्जरी होनी थी, वहां जो ऑपरेशन होने थे वो समय से अपने शेड्यूल से हो सके। तो इस तरह की स्थिति हो गई है। भारत ने काफी मानवीय रूप से सहायता वहां पे पहुंचाई है। $2.4 बिलियन का इस साल में सिर्फ जो है उनको मदद पहुंचाई है। इस समय अगर उनकी स्थिति देख लें आप श्रीलंका की, तो श्रीलंका पिछले साल अप्रैल तक का डेटा बता रहा हूं मैं, लगभग $35 बिलियन के विदेशी कर्जों में दबा हुआ है। इस समय उसका फॉरेक्स रिजर्व घट के $1.5 बिलियन पे आ गया है। बस समझिए कि कितनी खराब स्थिति है। और ये मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि IMF ने इतना भी कह दिया कि श्रीलंका आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गया। फॉरेक्स रिजर्व उनके पास है नहीं। जितनी विदेशी उन्होंने ऋण ले रखा है उसका ब्याज भी वो समय से दे पाएंगे कि नहीं, ये भी श्योर नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व क्योंकि उनका बहुत कम हो गया है। अच्छा, चीन ने भी इस बीच में कहा कि $2.5 बिलियन का हम भी आपको मदद करेंगे। चाइना ने श्रीलंका को ऑफर किया, लेकिन श्रीलंका ने अभी तक वो ऑफर लिया नहीं है क्योंकि हमेशा चाइना जब ऑफर करता है उसके साथ कुछ शर्तें आती हैं। मैं थोड़ा सा इस बीच में देख रहा था कि भारत उसको मदद कर रहा है। चाइना का वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम्बनटोटा जो एक वहाँ एयरपोर्ट, वहाँ जो एक बंदरगाह बनाया चाइना ने श्रीलंका में, हम्बनटोटा, वो आजकल चाइना की एक कंपनी चला रही है। उसकी वजह से भारत बहुत चिंतित है क्योंकि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो एक योजना है चीन की, उसका एक हिस्सा है और उसकी वजह से वहाँ पे अपना बेस बनाया है चाइना ने। तो मैं जिस बात की चर्चा किया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ जो मीडिया में नहीं आया, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जब भी कुछ इस तरह का समझौता होता है तो एक ज्वाइंट बयान आता है एक कि भाई हम लोगों ने इस तरह का समझौता किया है। यह इसी मार्च में 16 मार्च को संपन्न हुआ है समझौता। इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया में कुछ खबर नहीं थी, लेकिन अचानक से कल परसों थोड़ी सी खबर सुगबुगाहट हुई क्योंकि वहां विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू किया कि श्रीलंका ने अपने जो वायु सीमा है उसको बेच दिया है या इस तरह की स्थिति। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जब जानकारी इकट्ठा किया कि एक्चुअली भारत और श्रीलंका के बीच में क्या रक्षा समझौता हुआ है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। एक 2 चीजें भारत ने उनको दी है श्रीलंका को फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक फ्लोटिंग डॉक अवेलेबल कराया उनको। फ्लोटिंग डॉक अगर आप समझे तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जहां पे मान लीजिए कि आप हर जगह संभव नहीं है कि आप एक डॉक बनाएं, ठीक है, लेकिन उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। पोर्टेबल डॉक है, ठीक है, कि आप किसी समुद्र के किनारे पर अगर उसको आपने लगा दिया तो एक तरह से वो अस्थायी डॉक है। वहां पे जहाज आ सकता है, माल उतार सकता है, माल लोड कर सकता है। और अगर आपको जरूरत पड़ी कि नहीं वहां नहीं हम दूसरी जगह लगाएंगे तो फ्लोटिंग डॉक को आप वहां से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, वहां वो अस्थायी डॉक हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक जबरदस्त टेक्निक है जो इंडिया ने एक फ्लोटिंग डॉक उनको बोला कि हम आपको अवेलेबल करवाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, इसके लिए हम कोई पैसा नहीं लेंगे। दूसरी चीज भारत ने जो ऑफर की है उनको, वो हमारा एक डॉर्नियर टोही विमान है। आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा ब्रीफ इसके बारे में बता दूं। ये एक ऐसा विमान है जो मतलब मॉनिटर करने के लिए यूज होता है और इसको हमारी ITBP और हमारा सेना भी इसको, एयरफोर्स हमारा यूज करता है इसको, ताकि अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में आप देख सकें कि कहाँ क्या गतिविधि हो रही है। रक्षा और बचाव के समय में इसका बहुत उपयोग होता है। जब आप देखते हैं किसी जगह पे कोई मानवीय त्रासदी आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, वहां कौन फंसा है, कैसे उसको निकाला जाए, इस सब वो बहुत उन्नत किस्म की एक तकनीक है हमारे पास जो बहुत ही सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता है किसी भी आसपास के जगह की। तो भारत ने उनको अपना डॉर्नियर टोही विमान दिया कि ये टोही विमान मैं आपको दूंगा और आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
आप अगर इसके पीछे की चीज को समझ पा रहे होंगे कि भारत ने क्यों फ्री में इतनी महत्वपूर्ण टेक्निक बोली है कि मैं श्रीलंका को दूंगा, क्योंकि चूंकि वहां पाकिस्तान, वहां चाइना का एक महत्वपूर्ण बेस है और वहां की एक्टिविटी क्या कर रही है चाइना, इसको देखने समझने के लिए, चूंकि उसके पास जमीन पर जल में एक महत्वपूर्ण बेस है, उसको देखने के लिए हमारा टोही विमान अगर वहां रहेगा तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं चाइना को हम लोग काउंटर कर पाएंगे, हम उस पर नजर रख पाएंगे कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते। वो एक ऐसा देश है जो आपके पड़ोस में, दुर्भाग्य से जिस सत्य को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश करेगा। वो शांति से रहने वाला देश नहीं है। दूसरा, फ्लोटिंग डॉक भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अब श्रीलंका निर्भर नहीं रहेगा उस पर कि आप उसको डेवलप करके दें दूसरा डॉक या इस तरह की चीज। उसके पास अपना एक डॉक होगा जिसको जरूरत के हिसाब से वो अलग अलग जगहों पे ले जाके लगा सकेगा, और भारत ऑब्वियसली इसका उपयोग कर सकता है। अगर कभी भारत को लगा कि उसे इस तरह की उपयोग की जरूरत पड़ जाएगी, भले वो जरूरत सैन्य जरूरत हो या सामान्य स्थितियों में, तो भारत के पास अपना एक डॉक हो गया है श्रीलंका में, और वो ऐसा डॉक है जो अपनी जगह भी बदल सकता है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो यही था दोस्तों, मैं श्रीलंका और भारत के जो विदेश नीति रही है, जो इनके रिश्ते रहे हैं, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि राजीव गांधी की हत्या, उसके बाद उससे पहले जो जाफना में जो भारत की शांति सेना गई थी, तमिल और सिंहलों के बीच का जो संघर्ष है, उसके बीच में, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि और मैं किसी खास विषय पे, खास मुद्दे पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताएं, मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।